पाइपलाइंस। तो कुछ टर्म्स समझते हैं पहले तो कि पाइपलाइंस में जो टर्म्स हैं वो क्या है। पाइपलाइन का मतलब होता है जैसे कि वाटर या ऑयल पाइपलाइंस किसी भी जगह पे बिछाई जाती हैं, तो वो पाइपलाइंस में क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, रिफाइनरी हो सकती है या कुछ भी। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको फीडर भी बोल सकते हैं या फीडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजी कोई भी यूज की जा सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट करता है नोड्स के साथ, ठीक है। और ये नोड्स आगे नोड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ये लास्ट एंडिंग नोड्स हो सकते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट या जो नोड्स हैं इनके बीच में जो लाइंस है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, या वाटर या ऑयल जो भी चीज है जो फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा इन पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटी, दो तरीके की कैपेसिटीज की बात हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। कैपेसिटी का मतलब होता है कि या तो ये जो एग्जिस्टिंग नोड्स हैं, इन नोड्स की अपनी कुछ कैपेसिटी होगी, ये जो भी नोड्स वहां पे हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, वो नोड्स खुद भी ऑयल या वाटर या जो भी लिक्विड या जो भी चीज उस नेटवर्क में उस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रही है उसको खुद भी कंज्यूम करेंगे। और दूसरी कैपेसिटी होगी इन पाइपलाइंस की कि इस पाइपलाइन के थ्रू कितना मटेरियल फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो होगी नोड्स की और एक होगी पाइपलाइंस की, ठीक है। इन पाइपलाइंस के अंदर लेट्स से इस एक पाइपलाइन की कैपेसिटी 1000 लीटर्स की है और इस पाइपलाइन के अंदर 600 लीटर्स ही फ्लो कर रहा है एक्चुअल, ये इसकी कैपेसिटी है और 600 लीटर्स एक्चुअल फ्लो कर रहा है। तो अगर कैपेसिटी 1000 लीटर्स है, फ्लो 600 लीटर्स है, तो जो बचा हुआ 400 लीटर्स होता है इसको हम कहते हैं स्लैक। स्लैक का मतलब होता है कैपेसिटी माइनस एक्चुअल फ्लो, ठीक है। इसका मतलब स्लैक। अगर कहीं पे वर्ड लिखा आता है स्नैग, तो स्नैग का मतलब होता है कि पाइपलाइन के अंदर कुछ डिस्टरबेंस आ गई है, पाइपलाइन टूट गई है या कुछ इशू हो गया है जिसकी वजह से जो कैपेसिटी होगी उस पाइपलाइन की वो कम हो गई होगी, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, ठीक है। तो स्नैग मतलब देयर इज सम डिस्टरबेंस, कुछ इशू है जिसकी वजह से जो पाइपलाइन की कैपेसिटी है या हो सकता है किसी नोड की भी कैपेसिटी वो कम हो गई हो। तो स्लैक और स्नैग के अंदर कंफ्यूज मत करना। स्लैक होता है कि जितनी कैपेसिटी है एक्चुअल पाइपलाइन की, अगर वो पूरी कैपेसिटी पे उसके अंदर से मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो खाली उसकी जगह बची हुई है, जो उसकी वेस्ट जगह है, उसको हम स्लैक बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्लैक ही क्यों बोलते हैं, जैसे कि एक हमारे पास अगर रोप हो, रोप को अगर हम टाइटली पकड़ते हैं, जितनी टाइटली वो पकड़ी जा सकती है, तो वो नॉर्मल शेप में है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ फोर्स हम खाली छोड़ दें जिसका यूज नहीं हो रहा, तो उस समय उस इस जो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ना कि रोप के अंदर स्लैग आ गया है। तो यही इसका मतलब है पाइपलाइन के अंदर भी कि जितना भी जगह हमारा जितना भी कैपेसिटी पाइपलाइन का यूज नहीं हो रहा है वो कैपेसिटी हमारा स्लैग है। इट्स वेस्टेज और इट्स अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ अ पाइपलाइन, ठीक है। अब पाइपलाइन के क्वेश्चंस के अंदर जो भी मटेरियल फीडर पाइपलाइन से निकलेगा वो किसी नोड के अंदर जाएगा। तो लेट्स से एक नोड है जिसके अंदर इनपुट कहीं से आ रहा है, ठीक है, और ये नोड से आउटपुट भी जा रहा है। लेट्स से इनपुट पाइपलाइन का यहाँ से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इसका अपनी कैपेसिटी C है अगर, और आउटपुट O है, तो ऑफ कोर्स आउटपुट क्या होगा, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 माइनस इसकी अपनी कैपेसिटी।
जितनी इसकी कैपेसिटी होगी ये अपनी कैपेसिटी यूज कर लेगा और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उस पाइपलाइन से फ्लो होता हुआ उसको ये आगे भेज देगा। ठीक है, तो आउटपुट वुड बी इनपुट, जितना भी इनपुट आ रहा है माइनस जो उसकी कैपेसिटी है वो उसने यूटिलाइज कर ली, अपना तेल अपना पानी अपने पास रख लिया और जितना भी एक्स्ट्रा था वो आगे भेज दिया। आगे हो सकता है कोई और नोड हो, ठीक है। अगर कोई और नोड नहीं है तो उस केस में ये होता है एंडिंग नोड के अंदर जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन की कितनी भी कैपेसिटी क्यों ना हो, इसके अंदर कितना ही लिक्विड फ्लो कर सकता है जितनी एंडिंग नोड की अपनी कैपेसिटी है। एंडिंग नोड के अंदर जितनी एंडिंग नोड की कैपेसिटी होगी, अगर जॉइनिंग पाइपलाइन सिंगल है या डबल भी हो तो टोटल जो इसके अंदर लिक्विड फ्लो करेगा या मटेरियल फ्लो करेगा वो एंडिंग नोड की कैपेसिटी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक्चुअल में पता ही है, समझ में आती है लॉजिकली हमें भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ ताकि अभी जब क्वेश्चंस करें तो ये सब ध्यान में रहे। ठीक है, अब अगर कोई भी पाइपलाइन के अंदर एक नोड से दूसरे नोड पे के बीच में पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन की कुछ भी कैपेसिटी है, अगर इसका स्लैक हमें मिनिमम करना है, स्लैक मिनिमम, स्लैक मतलब अनयूज्ड कैपेसिटी, अगर अनयूज्ड कैपेसिटी मिनिमम करनी है तो 100% हमें फ्लो उसका मैक्सिमम करना चाहिए। अगर मटेरियल फ्लो मैक्सिमम होगा तो जो उसकी अनयूज्ड कैपेसिटी होगी या जो स्लैक होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर हमें स्लैक मैक्सिमम कराना है किसी पाइपलाइन के अंदर तो उसका फ्लो जो होना चाहिए वो उसका मिनिमम होना चाहिए। जितना कम लिक्विड या जितना कम मटेरियल उसके अंदर से फ्लो करेगा उतना ही अनयूज्ड कैपेसिटी या फिर स्लैक उसके अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है तो नो लिख दो ताकि आगे बढ़े फिर। किसी भी नेटवर्क में जैसे एक नेटवर्क है कुछ इस तरीके का, कैसा भी, और इस नेटवर्क के अंदर मैं ये चाहता हूं कि ओवरऑल ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग नोड है। मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क के अंदर ओवरऑल जो स्लैक है वो मिनिमम हो, ओवरऑल स्लैक मिनिमम हो। ठीक है, तो ओवरऑल स्लैक मिनिमम करने के लिए हम ये जो स्टार्टिंग की दो पाइपलाइंस हैं, दो हो तीन हो चार हो कितनी भी पाइपलाइंस इस स्टार्टिंग नोड के साथ से जो निकल रही हैं, उन पाइपलाइंस के अंदर फ्लो मैक्सिमम कर देते हैं। हमें और कोई पाइपलाइन को उस समय हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ जो स्टार्टिंग पाइपलाइंस है उसका फ्लो हम मैक्सिमम कर दें तो ओवरऑल स्लैक जो होगा नेटवर्क का वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि ओवरऑल स्लैक मिनिमम करने के लिए उल्टा चलना शुरू करो और ऊपर पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो कि लास्ट में इतनी जरूरत है, इतनी कैपेसिटी है तो ये पाइपलाइन में इतना, ये इतना, ये इतना, ये सब मत करना। बस स्टार्टिंग नोड से जितनी पाइपलाइन निकल रही हैं उसके अंदर फ्लो मैक्सिमम कर दो, हाईएस्ट कैपेसिटी पे फ्लो करा दो तो ओवरऑल स्लैक मिनिमम आ जाएगा।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा उससे। तो वो जो शीट भेजा था उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो बेसिक है कि एक स्टार्टिंग नोड है, वो इट इज कनेक्टेड टू 4 नोड्स। ठीक है, तो जब हम नोड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम नोड्स की बात करते हैं तो वहां पे ये जो वाला नोड है, जो स्टार्टिंग नोड है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल नोड, इसको बोलते हैं सेकंड लेवल नोड, इसके आगे जो भी होगा थर्ड लेवल नोड, और ऐसे। तो जो स्टार्टिंग नोड से फर्स्ट नोड में गए हैं, ऐसे 4 पॉसिबल रूट्स हैं। ठीक है, ये ए है गिवन, इसके बाद एक थर्ड लेवल पे 4 नोड्स हैं, और हर नोड से 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और इसके आगे फिर 2 नोड्स हैं, जहां पे फिर से हर नोड से 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, और इसके बाद एंड में एक एंडिंग नोड है। ठीक है ना, तो ऐसे नोड के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज अगर मैं बतानी हो कि कितने तरीके हैं ए टू बी या एंड स्टार्टिंग टू फाइनल नोड पे पहुंचने की, तो पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या नंबर ऑफ वेज क्या है कि ये देखो कि फर्स्ट नोड से सेकंड नोड जाने के कितने वेज हैं, 4। ठीक है, फिर देखो कि सेकंड नोड से हर नोड, ईच नोड ऑफ सेकंड लेवल नोड, उससे कितने तरीके या कितने वेज निकल रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज एवरी नोड इन द सेकंड लेवल इज गिविंग आउट, या उसके आगे 2 पाइपलाइन या 2 रूट्स हैं जो कि नेक्स्ट लेवल नोड से जा रहे हैं, तो 4 वेज यहाँ पे, देन एवरी 4 नोड हैज 2 मोर वेज, तो 4 into 2। ठीक है, फिर थर्ड लेवल से फिर से एवरी नोड हैज 2 मोर वेज टू गो टू बी into 2। ठीक है, और जो यहाँ पे ये वाला लेवल नोड है, इससे सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक ऐसा एरो, एक ऐसा एरो, मतलब एवरी नोड हैज ओनली वन पॉसिबल वे टू गो टू बी और द फाइनल नोड into 1, तो नॉर्मल 16 आवर्स। इसमें कोई डाउट है? ये तो खैर काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैट में तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी एग्जाम्स में आ सकता है। कैट में ये नोट्स वाले क्वेश्चंस और पाइपलाइन वाले क्वेश्चंस पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब पाइपलाइंस के क्वेश्चंस थोड़े कम है, लेकिन रूट से क्वेश्चन अभी भी आते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमेशा पाइपलाइंस और रूट्स के क्वेश्चंस के अंदर जो डायरेक्शंस होंगी वो बहुत ठीक से पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। So directions mentioned in the following sketch shows the pipelines carrying material from one location to another. Each location has a demand for material. The demand at Vaishali is 400. तो मैं चार्ट बनाते जाता हूँ साथ साथ। एक सेकंड।
माइक्स ऑफ कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा है कि टोटल 5 नोट्स हैं, अवंती, वैशाली, विदिशा, ज्योतिषमती और पंचाल। इस तरीके का नेटवर्क हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही करो कि जो भी नेटवर्क गिवन है वहां पे सारे वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, पाइथन की कैपेसिटी और नोड की कैपेसिटी, ये सब कुछ उस नेटवर्क के ऊपर लिख लो पहले। ठीक है, तो सारे नोड्स की कैपेसिटी क्या है, वैशाली की कैपेसिटी है 400, ज्योतिषमती की कैपेसिटी 400, पंचाल 700, विदिशा इज 200। ठीक है, स्टार्टिंग नोड की कैपेसिटी बहुत सेल्डम ऐसा होगा कि स्टार्टिंग नोड की भी कैपेसिटी दी होगी, क्योंकि ये फीडर नोड होता है यूजुअली, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती, यहाँ से तो ओरिजिनेट हो रहा है मटेरियल हमारा। तो ये सारी कैपेसिटीज अब हमारे पास आ गई हैं, और कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन, सभी पाइपलाइन की कैपेसिटी 1000 लीटर्स की है, या 1000 यूनिट्स की है, जो भी है यूनिट। ठीक है, अभी ठीक से समझना, जैसे मैं बता रहा था कि ये एंडिंग नोड है, इसकी अगर कैपेसिटी 700 है तो इसकी पाइपलाइन में से 700 ही फ्लो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि पाइपलाइन का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इस एरो से बताया गया है। ठीक है, और अगर किसी भी प्लांट में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा मटेरियल आता है तो वो वेस्ट हो जाएगा, मतलब कभी भी जाएगा नहीं उस प्लांट में, उस नोड में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा मटेरियल नहीं जा सकता। तो अगर इस नोड की कैपेसिटी 700 है तो लास्ट वाली इसके साथ जुड़ी हुई पाइपलाइन की में से भी 700 ही फ्लो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। The flow, a question that I mentioned है, the flow from Vaishali to Jyotishmati is 300. वैशाली टू ज्योतिषमती फ्लो 300 गया है। ठीक है, अगर 300 ही फ्लो गया है तो ज्योतिषमती को तो और ज्यादा चाहिए इससे, और आगे पंचाल को भी चाहिए, तो इसकी कैपेसिटी 400 की है, जबकि इसके पास इनपुट सिर्फ 300 का आ रहा है। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा 100 है जो इसको चाहिए वो इस पाइपलाइन से आना चाहिए, और जो पी पंचाल को 700 चाहिए वो भी इस पाइपलाइन से आना चाहिए। ठीक है, तो इस पाइपलाइन से जो फ्लो होना चाहिए वो इसका जो बचा हुआ कैपेसिटी और इसका टोटल कैपेसिटी वो यहां से फ्लो होगा 800। ठीक है, क्योंकि विदिशा की पाइपलाइन या कैपेसिटी 200 की है, इसने अपना 200 कंज्यूम करके आगे 800 भेजना है। ठीक है, तो इसका इनपुट प्लस कैपेसिटी हैज टू बी इक्वल टू द आउटपुट, सॉरी इनपुट माइनस कैपेसिटी हैज टू बी आउटपुट। तो इसका इनपुट जो भी होगा, इसकी कैपेसिटी 200 और आउटपुट 800, इनपुट आ रहा होगा 1000। ठीक है, तो इस पाइपलाइन से फ्लो कर रहा है 1000। अब इस पाइपलाइन से कितना फ्लो कर रहा होगा, इसने 3 अपना 400 रख के, अपना तो 400 कंज्यूम करेगा ये, अपना 400 कंज्यूम करके इसने 300 इस पाइपलाइन के अंदर आगे भेज दिया। तो इसकी इनपुट क्या होगी, कैपेसिटी प्लस आउटपुट, मतलब 700। ठीक है, तो हमारा चार्ट पूरा रेडी हो गया है, अब हम क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। The quantity moved from Avanti to Vidisha is 1000. Second question है, what is the free capacity available in the Avanti Vidisha pipeline? Avanti Vidisha pipeline में free capacity या फिर slack कितना है? Slack is 0 है, क्योंकि 1000 की कैपेसिटी पाइपलाइन की और 1000 ही मटेरियल फ्लो करा दिया हमने, तो स्लैक इज 0। ठीक है, स्लैक मतलब पाइपलाइन की कैपेसिटी जो एक्चुअल है माइनस मटेरियल फ्लो।
तो जितनी भी उसकी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है उसको हम स्लैक बोलते हैं। ये जो अभी अभी ऐड हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ। तो स्लैक इज द अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ अ पाइपलाइन। ठीक है, तो इसकी अगर इसकी कैपेसिटी 1000 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर और 1000 ही इसके अंदर फ्लो करा तो इसका स्लैक 0 हो गया। वैसे अगर इस पाइपलाइन की बात की जाती तो इसका कैपेसिटी है 1300। ठीक है, से अभी मैं सेकंड क्वेश्चन में ही था। वैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर अवंती टू विदिशा पूछा है ना, तो अवंती टू विदिशा स्लैग 0 है। अवंती टू, अगर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, अवंती टू वैशाली। ठीक है, तो उसका कैपेसिटी 1000, एक्चुअल फ्लो 700, तो स्लैग हो गया अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी विच इज 1000 माइनस 700, 300। ठीक है, ऐसे किसी पाइपलाइन का स्लैग क्यों ना पूछा जाए। इस पाइपलाइन का स्लैग कितना है, 1000 कैपेसिटी, 800 एक्चुअल फ्लो, तो स्लैग 200 हो गया। इस पाइपलाइन का स्लैग 300 हो गया। इस पाइपलाइन का स्लैग फ्लो तो 300 का है, कैपेसिटी सबकी 1000 की है, तो इसका स्लैग हो गया 700 का। ठीक है, तो अगर एक बार नेटवर्क ठीक से बना लोगे डायरेक्शंस को रीड करते करते, तो अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बस नीचे ऑप्शन में मार्क करना है सिर्फ। इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हिमानी, क्वेश्चन तो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है ना, वो वाला खोल कर रखना है। ठीक है, बाद में देख लेना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो डॉक्यूमेंट खोल के। जो थर्ड क्वेश्चन है, ग्रुप पे भेज दिया है उन्होंने। तो क्वेश्चन है कि वाटर टैंक टी, एक वाटर टैंक है टी, इट सप्लाइज 3000 लीटर्स ऑफ वाटर। 3000 लीटर्स वाटर इससे बाहर जाता है। इट सप्लाइज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द पाइपलाइंस कनेक्टिंग द सबस्टेशंस पी, क्यू एंड आर रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इससे सबस्टेशंस पी, क्यू और आर, ये तीन सबस्टेशन कनेक्टेड हैं और तीनों में इक्वल पानी भेज देता है। Similarly, substations Q and R supply equal volume of water to the pipelines connecting them to their respective mini stations. तो P के दो mini stations हैं P1, P2,
क्यू के तो हैं तीन है, Q1, Q2, Q3 और ऐसे R के फिर से दो हैं, R1 और R2। ठीक है। सबस्टेशन P सप्लाई वाटर, ठीक है। द नंबर इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द पाइपलाइंस इन किलोमीटर्स। तो इस हर पाइपलाइन के किलोमीटर में कुछ नंबर दिया हुआ है, 15, 25, 5, 10, 8, 12, बाकियों का नहीं पता। ठीक है। It is observed that there is a loss of X% and 2X% of water in the pipelines joining the tank to the substation and the pipelines joining the substations to the mini stations respectively। ठीक है। तो इसका मतलब टैंक से लेके पहले वाले जो स्टेशन है, सब स्टेशन, इनका जो इस पाइपलाइन के अंदर लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता होगा, कहीं से लीकेज होगी, कुछ भी होगा, तो वो जो लॉस है वो इनकी डिस्टेंस, जो भी इनका डिस्टेंस है उतना ही परसेंट लॉस है। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 15 यूनिट इसका डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर से जो भी, तो 15% ही यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे 25% लॉस हो रहा होगा, इसका भी पता नहीं है। ठीक है। और सब स्टेशन से मिनी स्टेशन में जो लॉस हो रहा है पाइपलाइन में, वो इनका जो डिस्टेंस है इसका 2x% हो रहा है। मतलब कि इस पाइपलाइन के अंदर 10% होगा, इस पाइपलाइन के अंदर 20% का लॉस होगा। ठीक है। इस ऊपर वाली में 8 का होगा, 16 का होगा, इसमें 24% का लॉस होगा। तो जितना भी डिस्टेंस है, जितनी भी लेंथ की पाइपलाइन है, वो उसका डबल लॉस इसके अंदर हो रहा है उसको। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा गया, हाउ मच वाटर इन लीटर्स इज रिसीव्ड एट मिनी स्टेशन P1। जो P1 स्टेशन है उसके अंदर कितना पानी पहुंचा होगा। ठीक है। तो हमें अब ये तो पता है कि टैंक से जितने भी सब स्टेशन हैं, पहले वाले फर्स्ट लेवल वाले, इन सब पे उसने 1000 1000 1000 भेज दिया है। ठीक है। तो क्योंकि उसने 1000 1000 भेज दिया, इस वाली पाइपलाइन में भी 1000 भेजा होगा, लेकिन यहां तक पहुंचा कितना होगा, 1000 तो नहीं पहुंचा होगा, यहां तक पहुंचा होगा 15% लॉस के साथ। अगर 15% लॉस है तो उसको क्या लिखेंगे, 0.85 इंटू 1000। ठीक है। और Q तक जितना पहुंचा होगा तो वो 0.75 इंटू 1000। ठीक है ना, क्योंकि 25% यहाँ पे 15% तो गुम गया, सिर्फ 85% बचा है, यहाँ पे 75% बचा है। ठीक है। तो P तक जो पानी पहुंचा है, P तक पहुंचा है 850 लीटर्स। ठीक है। अब वो 850 लीटर्स को आगे P1 और P2 में इक्वली बांट देता है। ठीक है। तो P1 A और B, जितना भी इनके पास पानी एक्चुअल में पहुंच रहा है P1 और P2 के पास, तो ऐसा लिख सकते हैं कि A और B जो भी पहुंचेगा, ये 850 लीटर्स है। ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है 10% का, और यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है, सॉरी, A+B पहुंचेगा नहीं, A+B है जो यहाँ से पानी इनके लिए निकाला है इधर से। ठीक है। जो इस नोड से जो P ने P1 को P2 की तरफ फेंका है पानी अपनी तरफ से, वो A+B है। तो A+B 850 लीटर्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे लॉस हो गया 10% का, इसका 10% लॉस है, इसका 20% लॉस है, तो एंड में पहुंचा ही बराबर है। मतलब 90% ऑफ ए इक्वल होगा 80% ऑफ बी के। ठीक है ना, क्योंकि लॉस के बाद भी उनके पास बराबर पानी पहुंच रहा है, तो 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। यहां से आ गया 9A इज इक्वल टू 8B।
ठीक है, इस चीज को इधर सब्स्टिट्यूट करो तो यहां से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 400 और बी की आ जाएगी 450। मतलब पी ने, जो पी नोड था ऐसा यहाँ पे, इसने यहाँ P1 और P2 को तो पानी भेजा, यहाँ पे उसने 400 लीटर्स भेजा, इधर से इसको 450 लीटर्स भेजा। ठीक है, यहाँ पे P1 और P2 के पास जो पानी पहुंचा, तो P1 के पास पानी पहुंचा 400 इंटू 0.9, ठीक है ना, इतना ही पहुंचा होगा ना लॉस के बाद। अभी इस नोड के पास 850 लीटर्स आया था, उसने 850 को आगे 400 450 बांट दिया, क्योंकि इसकी अपनी खुद की कोई यूजेज नहीं थी। ठीक है, और 400 450 में 10% लॉस यहाँ, 20% लॉस यहाँ, तो इसका 10% लॉस के साथ इसके पास पानी पहुंचा होगा 360 लीटर्स, और इसके पास 450 लीटर्स पहुंचा होगा कितने लॉस के साथ, 20% लॉस के साथ। ठीक है, तो इसके पास भी पहुंचा होगा 360 लीटर्स, वैसे भी बराबर ही पहुंचना था, तो 360 लीटर्स इसके पास पहुंचा। यहां तक कोई डाउट है? देखो, क्वेश्चन को भी ठीक से पढ़ते जाओ साथ साथ कि क्वेश्चन के अंदर लिखा और उस लिखे के हिसाब से मैं क्या बुक कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ठीक से दोबारा से पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है a water tank T supplies 3000 liters of water. It supplies equal volume of water to the pipelines connecting the substations PQ and R. अगर ये बोला गया है कि जो मेन स्टेशन है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर PQR को भेज रहा है, इसका मतलब वो 3000 लीटर्स में से 1000 भेज रहा है। ठीक है, लेकिन सबस्टेशन P supplies water such that equal amount of water is received at mini stations P1 and P2. लेकिन P जो भेज रहा है वो इस तरीके से भेज रहा है कि आफ्टर लॉस P1 और P2 के पास बराबर पानी पहुंचे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता और P भी अगर इक्वल अमाउंट में ही भेज रहा होता फिर तो आसान होता, हम 850/2 कर देते और फिर सिर्फ जो उसका लॉस है P2 का वो लॉस उसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन के अंदर है कि उसके अंदर उनके पास जो पहुंच रहा है पानी वो इक्वल क्वांटिटी में पहुंच रहा है, इसलिए हमारा आंसर दोनों का इक्वल एंड में हमें चाहिए था, 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द लेंथ of pipe Q to Q3 in kilometers if the sum of volume of water received at Q1 and Q3 is 380 liters। ठीक है, तो find the length of pipe Q to Q3 in kilometers if the sum of volume of water received। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप? पहले तो ये देखो क्यू के पास कितना है, क्यू तक जो लॉस था वो था 25% का, 25 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, 1000 नहीं आया, हाँ 750, तो 1000 क्यू के पास 25% लॉस हो गया, तो 0.75 इंटू 1000 लीटर जो निकला था उसके बाद पहुंचने के लिए, तो 750 लीटर ही पहुंचा होगा। ठीक है, अब इसके बाद Q1 और Q2 इनके हमें जो लेंथ है
वो हमें पता है पाइपलाइन की, Q से Q1 की, Q से Q2 की लेंथ हमें पता है। तो Q1 के पास कितना पहुंचा है। अब Q क्या कर रहा है, आप ध्यान से दोबारा से क्वेश्चन देख लो। P जब पानी भेज रहा था आगे, तो P1 और P2 के पास बराबर रिसीव हो रहा था, लेकिन Q जब पानी आगे भेज रहा है तो वो बराबर पानी आउटपुट दे रहा है, मतलब कि वो Q1 Q2 Q3 की तरफ बराबर पानी छोड़ रहा है। जैसे T जो टैंक था हमारा वो छोड़ रहा था ना PQR की तरफ, वैसे Q और R जो है वो बराबर पानी छोड़ते हैं। ठीक है, तो Q मतलब Q से लेके Q1 तक जो वाटर होगा वो 750/3 होगा जो उसने भेजा होगा। वैसे Q से Q2 का भी 750/3 होगा, Q से Q3 का भी 750/3 होगा, मतलब 250 लीटर्स। तो 250 लीटर्स पानी अगर छोड़ा गया है तो Q1 तक कितना पहुंचेगा, Q1 तक पहुंचेगा 8 उसकी लेंथ है पाइपलाइन की, तो उसका लॉस हो गया 16% क्योंकि 2x% है। 16% लॉस के साथ Q1 तक कितना बचेगा 0.84 इंटू 250। इसको सॉल्व करेंगे तो 210 लीटर्स पहुंचेगा उसके पास। अब ये भी दे रखा है कि Q1 और Q2 इनका जो टोटल वॉल्यूम है वो है 380 लीटर्स। Q1 और Q3 सॉरी, Q1 और Q3 का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 380 लीटर्स। तो Q3 के पास कितना पहुंचा 380 माइनस 210 मतलब 170 लीटर्स। ठीक है, निकला कितना था पहुंचने के लिए 250 लीटर्स। 250 लीटर्स में कितना लॉस हो गया, मान लेते हैं x% का। ठीक है, अगर x% का लॉस हुआ है 250 से, तो उसका लॉस एक्चुअल में है क्या भाई, 250 पूरा ना पहुंच के 170 पहुंचा है, तो लॉस तो 80 का हुआ। अगर x% हम लॉस मान लेते हैं तो x% ऑफ 250 इज 80, क्योंकि 80 तो उस तक पहुंचा नहीं, वो कहीं पे बीच में रह गया, लीक कर गया। ठीक है, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 8000/250 विच इज 32। बताता हूँ, 32 उसका लॉस हो गया, तो लॉस अगर 32% अगर 32% लॉस हुआ है तो लेंथ ऑफ पाइपलाइन 16 किलोमीटर रहा होगा, है ना, आधा होगा लॉस से। एक बार दोबारा देख लो, टैंक था टी ने अपना पानी भेजा P Q और R के पास। ठीक है, उसने इक्वल अमाउंट में पानी P Q R की तरफ छोड़ा। डिस्टेंस ऑफ द पाइपलाइन को या लेंथ ऑफ द पाइपलाइन को देखते हुए P के पास कुछ 850 लीटर्स पहुंचा, Q के पास कुछ 750 लीटर्स पहुंचा। ठीक है, R के पास हमें पता नहीं है क्योंकि उस पाइपलाइन का हमें डिस्टेंस नहीं पता है, लेंथ नहीं पता, तो Q के पास 750 लीटर्स पहुंचा है। अब Q ने क्या किया, Q के पास जितना ही पानी आता है वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके Q1 Q2 Q3 की तरफ छोड़ देता है। तो Q ने क्या किया, Q ने Q1 Q2 और Q3 की तरफ 250 लीटर्स पानी छोड़ दिया सबकी तरफ। अगर उसने 250 लीटर्स पानी छोड़ा है तो Q1 तक कितना पहुंचा होगा, क्योंकि उसका लेंथ जो है 8 किलोमीटर की है, तो लॉस उसका डबल 16% हो गया। 16% लॉस मतलब 84% उसका पहुंचा होगा। 84% ऑफ 250 इज 210 लीटर्स। उसका 210 लीटर Q1 पहुंच गया है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि Q1 और Q3 का जो नेट वॉल्यूम है वो है 380 लीटर्स। तो मैंने क्या किया, Q1 की वॉल्यूम 380 से माइनस कर दी, तो Q3 की वॉल्यूम आ गई विच इज 170 लीटर्स। अब 170 लीटर्स अगर वॉल्यूम Q3 तक पहुंची है और 250 लीटर्स Q से निकली थी, तो टोटल लॉस कितना हो गया उसका 80 का, 250 माइनस 170। तो मैंने x% ऑफ 250 निकाला, लॉस परसेंट ऑफ लॉस ऑन 250
सच दैट द क्वांटिटी इज 80, है ना, वो लॉस 80 है और लॉस परसेंट में निकाल दिया। लॉस परसेंट की वैल्यू आई मेरी 32%। अगर लॉस 32% था और हमें ये पता है कि जो मिनी स्टेशन तक जब पानी जा रहा है वो लॉस 2x% का है, सच दैट x इज द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। तो अगर लॉस 32% है तो पाइपलाइन की लेंथ 16 किलोमीटर। अगर पूछना है तो पूछ लोगे भी दोबारा किसी को भी। ठीक है, तो हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन्ड है L1 and L2 are the lengths of R2 R1 and R2 R2। ये R से लेके R1 की लेंथ L1 है और R2 तक L2 है। Also it is known that L1 plus L2 is 25 kilometers। तो ये सब जो G1 है ये हम लिख लेते हैं। L1 plus L2 जो है ये 25 किलोमीटर्स है। The sum of the volume of water received at mini stations R1 and R2 is 600 liters। तो इनके पास जितना भी पानी आया है R1 और R2 के पास वो टोटल 600 लीटर्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन T to R। कि T से R की जो पाइपलाइन लेंथ है इसको इस समय Y मान लेते हैं कुछ, ठीक है। ये पाइपलाइन की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर Y लेंथ है मान लेते हैं, T से तो 1000 लीटर्स निकला था पानी, Y का लॉस हो गया, ठीक। तो R के पास कितना पहुंचा 1000 माइनस Y% ऑफ 1000, ठीक है। या फिर 1000 कॉमन ले लेते हैं, 100 माइनस Y अपॉन 100 या फिर 10 माइनस Y, ठीक है ना। इतना R के पास पहुंच गया है, ठीक है। R ने इक्वली R1 और R2 को पानी भेज दिया, ठीक है। उसने इक्वली इसका आधा आधा करके R1 इसका आधा R1 में भेजा, इसका आधा R2 में भेजा। तो आधा क्या होगा 5 इंटू माइनस वाई, 5 इंटू 1000 माइनस वाई, ठीक है ना। अब जो ये पानी इन्होंने यहाँ पे आगे भेजा ये वाली लेंथ L1 थी, ये वाली L2 थी, ठीक है। तो L1 और L2 को लॉस एज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं कि वहां तक पहुंचा कितना R1 और R2 तक। तो R1 तक पहुंचा होगा 500 माइनस वाई 1 माइनस 2 L1 बाय 100, ठीक है ना। लेंथ अगर L1 है तो लॉस 2L1 का और लॉस को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना 1000 के ऊपर अगर Y% लॉस हो तो 1000 इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100, तो बिल्कुल वैसे हमने लिखा है। इस क्वांटिटी के ऊपर इतना 2L1 का लॉस था तो दिस क्वांटिटी इंटू 1 माइनस 2L1 बाय 100। वैसे ही R2 कितना होगा 5y 1 माइनस 2L2 बाय 100, ठीक है। और हमें ये पता है कि इन दोनों का सम जो है वो 600 लीटर्स है। तो अब क्या होगा कि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की क्वेश्चन बन जाएगी।
500 माइनस 1000 माइनस 5 को मैं बाहर लेता हूँ कॉमन, ठीक है। अंदर बचेगा दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, विच मीन्स 2 1 + 1 2 माइनस 2L1 100 माइनस 2L2 by 100। L1 प्लस L2 की वैल्यू हमें पता है 600, 5 1000 माइनस 5 2 माइनस 2/100 कॉमन ले लो, L1 प्लस L2 आ गया। 2/100 कॉमन लेने से L1 प्लस L2 की वैल्यू 25 हमें पता है, या 25 लगा दो। 25 लगाओगे तो पूरी इक्वेशन सिर्फ y की बच जाएगी, इससे y कैलकुलेट कर लो, बस हो जाएगा कैलकुलेट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी इक्वेशन बनाने में या किसी भी चीज के अंदर। देखो वैसे क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ ये है कि वेरिएबल्स थोड़े से इन्वॉल्व हो गए हैं इसके अंदर, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसके अंदर, लेकिन वेरिएबल्स 2-3 ही है, उनका भी हमें सम और वो सब पता है, तो एंड में जाके इक्वेशन बहुत इजी छोटी सी बन गई है। वही सब जो प्रॉफिट एंड लॉस में सीखोगे या जो नॉर्मल प्लस माइनस परसेंटेजेस होंगे वही करना है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है। पूछ लो अभी कुछ पूछना है तो। हिमानी, तनिष्का, ठीक है आगे चलते हैं। आंचल क्लियर है? ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो एक बार खुद अटेम्प्ट कर लेना, जो इसका ही फोर्थ क्वेश्चन है सेम डायग्राम का, वो खुद अटेम्प्ट करना और फिर मेरे को बता देना क्या आंसर आ रहा है। नहीं होगा तो फिर एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द फॉलोइंग डायग्राम shows the pipelines carrying the industrial waste from Caltech which can be recycled at 4 places। अब इसको बोलना कैसे है? पुनर्वृत्ति, पुनर्वृद्धि, पुनरावृत्ति एंड पुनर्सृष्टि, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम है, ये कैंटेक जो स्टार्टिंग नोड है इससे 2 नोड्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये है पुनर्वृत्ति, ये है पुनर्सृष्टि, पीएस बोल देते हैं इसको। ये है पुनर्वृद्धि, ऐसा, पीबीआर, और इससे जा रहा है पुनरावृत्ति, ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, नेटवर्क जो है नेटवर्क डायग्राम इस तरीके से।
The plant at each place has a demand for industrial waste. The demand at PS is 500 units. At PVR is 600 units. ये 600 है इसका डिमांड. Punavriti is 400 units. And Punavriti is 900 units. ठीक है ना, ये इनके अपने अपने डिमांड्स दिए हुए. Each arrow indicates the direction of flow of the industrial waste through the pipeline. The flow of the industrial waste is such that the full demand at intermediate places are met before excess supply is passed on the next place. तो मैं पता है कि अपना वो पहले खुद का कंज्यूम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा आगे भेज देते हैं. The maximum capacity of each pipeline is 1400 units. तो हर पाइपलाइन की कैपेसिटी जो है वो 1400 यूनिट्स की है. ठीक है. Note: slack in a pipeline is defined as the extra flow that is required in the pipeline to bring it to the full capacity. Slack का मतलब हमें पता है. The flow in the pipelines is such that the demand at all the places are exactly met. ठीक है, तो कोई फालतू फ्लो, एक्स्ट्रा फ्लो नहीं है और ना ही कहीं पे भी कुछ कम रह जाएगा. एग्जैक्टली जितना डिमांड है उतना ही मीट किया करेगा. What is the maximum possible slack in the pipeline connecting Cantak and Punavriti? हाँ, तो इस वाली पाइपलाइन में मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक पूछा है. तो मैंने बताया था ना, मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक का मतलब है कि मिनिमम पॉसिबल फ्लो कर दो. ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक अगर पूछा है तो मिनिमम पॉसिबल फ्लो इस पाइपलाइन से करेंगे. अब मिनिमम इस पाइपलाइन को कितना चाहिए पहले तो ये देखते हैं. ठीक है, इस पाइपलाइन के अंदर मिनिमम इसको 400 तो चाहिए ही. इसका ये वाला पीवी का पूरा कैपेसिटी पूरा करने के लिए, क्योंकि पीवी से तो कहीं और आ नहीं रहा है. ठीक है, इसको 400 चाहिए यहां से. लेकिन ये वाली पाइपलाइन थोड़ा सा इधर भी फीड करती है, हमें पता नहीं है कितना करती है. हम ये देख लेते हैं कि क्या इस इधर से ये वाला जो नोड है ये फीड हो जाएगा. अगर फीड हो जाएगा तो फिर ये वाली पाइपलाइन के अंदर सिर्फ 400 ही भेजेंगे, हमारा काम चल जाएगा. ठीक है, तो क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक चाहिए और मिनिमम पॉसिबल फ्लो चाहिए, तो एक बार इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो करके देखते हैं. तो अगर इसके अंदर मैं 1400 का फ्लो करता हूँ, पूरा 1400 की कैपेसिटी है, उससे ऊपर तो फ्लो करा नहीं सकता. 1400 का फ्लो अगर इससे हुआ, इधर 500 कंज्यूम हो गया, इधर बचा 900. 900 में 600 कंज्यूम हो गया. ठीक है, तो इसका फीड तो इसको मिल गया 600. ठीक है, तो 900 में से 600 फीड मिल गया, यहाँ बचा 300. अब ये बेचारा जो है यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 900 की है और इसको फीड जो मिल रहा है वो 300 का ही मिल रहा है. इसका मतलब मैक्सिमम फ्लो अगर हम इस पाइपलाइन के थ्रू कर दें तो भी बाकी सारे नोड्स का काम नहीं चल पाएगा. इसलिए जो इसकी पेंडिंग कैपेसिटी है जो 600 की, वो 600 हमें यहीं से लेना पड़ेगा. ठीक है, which means the flow from this pipeline has to be of 1000 units. तो स्लैक जो होगा वो 400 यूनिट्स का होगा. ठीक है, बहुत सीधी सी बात है. अगर स्टार्टिंग की दो पाइपलाइंस हैं और एक में से स्लैक मैक्सिमम करना है या फ्लो मिनिमम करना है, फ्लो मिनिमम करना है एक पाइपलाइन से, तो दूसरे से मैक्सिमाइज करके देख लो क्या पूरी मीट हो रही है चीजें. अगर पूरी मीट हो रही होती तो ठीक है, अगर नहीं हो रही होंगी तो थोड़ा सा मटेरियल इससे फ्लो और कराना पड़ेगा. वो पूरा जो नेटवर्क है उसके अंदर से चेक करोगे कितना फ्लो एक्स्ट्रा चाहिए और वो एक्स्ट्रा फ्लो भी इसके अंदर ऐड कर दो. ये क्वेश्चन क्लियर है?
यशिता, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th लिखा है, इफ स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग पुनर्वृत्ति टू पुनर्वृद्धि इज 600। ये वाला पाइपलाइन के अंदर जो स्लैक है वो 600 का अगर हो जाए, then what is the supply of waste from Cantac to पुनर्वृत्ति? कैंटेक से यहाँ तक ये वाला जो सप्लाई है ये कितना होना चाहिए? तो बस बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करो। ये वाली पाइपलाइन के अंदर स्लैक है 600, इसका मतलब फ्लो है 1400 माइनस 600 मतलब 800 का, ठीक है। अगर 800 का फ्लो है यहाँ से और इसको भी अब जो इसका अपना कैपेसिटी 400 का है वो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो ये पुराना वाला मैं हटा रहा हूँ, ये तो हो गया क्योंकि यहाँ पे 800 फ्लो है। आंसर्स मत शेयर करो भाई अभी। यहाँ पे इस वाली पाइपलाइन के अंदर स्लैक 600, टोटल है 1400 माइनस 600 800, ठीक है। मत शेयर करो, कुछ भी मत शेयर करो, बाद में करना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अभी शेयर मत करो। यहाँ पे अगर 800 फ्लो था और इसने इसको अपना दे दिया है, जो इसका अपना कैपेसिटी है वो तो इसको दे के आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे इस वाली पाइपलाइन के कितना होगा? 800 जो ये वाली पाइपलाइन के अंदर था प्लस इसकी कैपेसिटी 400 विच इज 1200, ठीक है। अब यहाँ से जो फ्लो है वो 800 ऑलरेडी आ चुका है। 800 में से 600 यहाँ को इसको दे सकता है पूरा का पूरा, ठीक है, और 200 आगे भेज देगा। तो अब हमें ये सोचना है कि इस पाइपलाइन में से कितना मटेरियल भेजने की जरूरत है। तो कितनी जरूरत है? एक तो 200 में ये 900 से 200 700 ही कमी है, वो 700 आना चाहिए। इसको तो हमने यहीं से फीड कर दिया, ठीक है। तो 700 यहाँ से इसका जो बचा हुआ कैपेसिटी है वो आना चाहिए, प्लस इसका जो 500 है वो आना चाहिए, which is equal to 1200 यूनिट्स, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हमने इस पूरे इसको यहीं से क्यों फीड कर दिया, ठीक है। तो वो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अगर 800 आ रहा है, इवन इफ इसको पार्ट फीड करता और पार्ट आगे भेज देता, टोटल तो दिस प्लस दिस 800 ही होता ना, फिर भी 900 माइनस जो भी बचता वो तो हमें यहाँ से चाहिए ही होता, ठीक है। तो 700 इसको इस वाली कैपेसिटी पूरी करने के लिए चाहिए और 500 इसका अपना चाहिए। तो 700 प्लस 500 1200 यूनिट्स जो मटेरियल है वो इसको फ्लो कराना पड़ेगा। पूछ लो अगर इसमें कुछ पूछना है तो। एक बार दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम। यहाँ पे एक स्टार्टिंग नोड है, कैपेसिटी था। बोला है कि इस वाली पाइपलाइन के अंदर इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग पुनर्वृत्ति एंड पुनर्वृद्धि, ये दोनों पाइपलाइंस, इन दोनों नोड्स के बीच में जो पाइपलाइन है
इसके अंदर जो स्लैक है वो 600 है। अगर स्लैक 600 है तो मटेरियल फ्लो कितना होगा? फ्लो वुड बी 1400 कैपेसिटी माइनस 600 विच इज इक्वल टू 800 यूनिट्स। ठीक है, इस पाइपलाइन के अंदर अगर फ्लो 800 यूनिट्स का है तो यहाँ इसका जो भी कैपेसिटी है ये उसको दे के ही आया ना आगे। इसकी कैपेसिटी बिना पूरी किए तो आगे नहीं आ सकता यहाँ से मटेरियल। तो इसकी कैपेसिटी 400 है तो 800 फ्लो प्लस 400 यहाँ से 1200 आया होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसको दोनों तरीके बताएंगे। 1200 आया होगा इस पाइपलाइन से। अब टोटल पूरे नेटवर्क का कैपेसिटी कितना है, कितना वेस्टेज चाहिए इन लोगों को? 500 प्लस 600 1100 प्लस 900 2000 प्लस 400 2400। टोटल रिक्वायरमेंट कितना है इनका? 2400 का। एक पाइपलाइन में से जो ओरिजिनेटिंग पाइपलाइन है उसके अंदर 1200 का निकल चुका है, तो दूसरे में कितना आना चाहिए? 1200 लीटर्स, 1200 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे समझ लो। टोटल रिक्वायरमेंट निकालो, ओरिजिनेटिंग पाइपलाइन से उनको डिवाइड कर दो। एक में अगर 1200 निकला है तो दूसरे में से भी 1200 ही आना चाहिए। जो दूसरा तरीका था जिससे मैंने पहले किया था वो ये था कि 800 अगर इसमें से फ्लो कर रहा है, अब 800 में से 600 अगर हम इसको दे देते हैं पूरा, ठीक है, और बचा कितना? 200 इसकी तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी शॉर्टेज कितना चल रहा है? शॉर्टेज इसकी 900 में से 200 ही पहुंचे अगर इसके पास, तो शॉर्टेज चल रहा है 700 का। ठीक है, और वो शॉर्टेज ऑफ 700 प्लस कैपेसिटी ऑफ दिस नोड विल बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन। तो टोटल कितना मटेरियल हो गया जो हमें और चाहिए? 1200 का। और 1200 कहाँ से आएगा? वो इस पाइपलाइन से आएगा। अब पूछ लो, अब बताओ, क्लियर है? देख लो एक बार, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो और एक बार सॉल्यूशन में देख लो, क्लियर पक्का है ना? तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना ये ऐसा टॉपिक नहीं है क्वांट की तरह की जो 4-5 बार हम रिवाइज करते रहेंगे। ये टॉपिक एक या दो बार ही होगा मैक्सिमम, इसलिए इसको क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका भी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो दो बचे हैं वो एक बार ट्राई कर लेना खुद, मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, या चलो एक एक और देख लेते हैं, थर्ड और देख लेते हैं। ठीक है, अरे फोर्थ करूँ? ठीक है, फोर्थ कर लेते हैं। लिखा है दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ कि फोर हंड्रेड 900 500 600 ठीक है, डू बोथ। ये क्या बात हुई? यही वाला करूंगा, थर्ड वाला एक बार खुद ट्राई करना। कंफ्यूजिंग नहीं है, बस जो 75%, थर्ड वाला एक बार क्वेश्चन देख लो,
If there is a snag in the pipeline from Kentucky to Purusishti as a result of which the maximum supply through the pipeline is only 75% of its initial capacity, and demand as Purusishti is also 80% of the initial demand. तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे डिमांड इसका 400 हो गया और इस लाइन की जो कैपेसिटी है वो इनिशियल से 75% अब रह गई, मतलब 1050 1400 थी ना इनिशियली, तो 14% का 1400 का 75% मतलब 3 शॉर्ट्स मतलब 1050 यूनिट्स रह गई। ठीक है, बस यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसी के हिसाब से एक बार सॉल्व करके देखना स्लैक क्या होता है। थर्ड, अब मैं फोर्थ कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ में लिखा है कि डिमांड एट पुनर्वृत्ति अलोन इज इंक्रीज्ड सच दैट द टोटल स्लैक इन ऑल द पाइपलाइंस इज मिनिमम। Then what is the total slack in all the pipelines combined? तो मैंने क्या बोला था, जब भी टोटल स्लैक निकालना हो सिस्टम का पूरे नेटवर्क का, तो जो ओरिजिनेटिंग पाइपलाइंस हैं उसको फुल कैपेसिटी पे चला दो। ठीक है, तो अभी 400 वाला सीन यहाँ पे नहीं है, ये पहले थर्ड में ही था, सिर्फ ये हटा देता हूँ। तो क्या करना है, डिमांड इस वाले की डिमांड है पुनर्वृत्ति अलोन, कहाँ है पुनर्वृत्ति है, इसकी डिमांड हम कितनी बढ़ा सकते हैं जितनी हमारा मन है। ठीक है, such that the total slack in all the pipelines is minimum। अब टोटल स्लैक मिनिमम चाहिए तो फ्लो जो चाहिए हमें टोटल वो मैक्सिमम चाहिए। इसकी डिमांड कितनी ही बढ़ सकती है, अब कितनी भी बढ़ सकती है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पाइपलाइन से मैक्सिमम फ्लो निकाल देंगे, इसका भी 1400 इसका भी 1400। ठीक है, बोलो अब हो जाएगा आगे का। इस अच्छा ये बता दो, अगर ये पूछा जाता है कि पुनर्वृद्धि, इस पुनर्वृद्धि का मैक्सिमम जो आंसर इज 1000। हाँ ठीक है, तो बस फिर ठीक है, तो हो ही सकता है ना। पूछ लो, अगर पहले एक बार देख लो अगर हो सकता है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तो एक सेकंड, डिमांड है पुनर्वृद्धि अलोन से इंक्रीज, इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये कितनी भी इंक्रीज कर सकता है, ये नहीं ये वाला। चलो देख लो फटाफट से एक बार, यहाँ से 1400 निकाला, यहाँ से 1400 निकाला। ठीक है, देख लो 1400 यहाँ 400 कंज्यूम हो गया, इधर आया 1000, इधर 500 कंज्यूम हो गया तो इधर आ गया 900। ठीक है, इधर टोटल कितना आ गया इसके पास 1900। ठीक है, 1900 इसके पास आ गया, इसके अंदर 600 इसने कंज्यूम कर लिया तो आगे भेज दिया 1300। ठीक है,
तो इस पाइपलाइन का स्लैक सॉरी 400, इस वाली पाइपलाइन का स्लैक 500 और इस वाली पाइपलाइन का स्लैक 100। पूछ लो अगर डाउट है तो। आंचल, तनिष्का, ऐश्वर्या। सही है ना? तो थर्ड वाला एक बार ट्राई कर लेना, और नहीं समझ आएगा तो फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो रूट वाला है, ठीक है। तो राउटिंग वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। वो बहुत सारे टाइप्स ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ 2-3 सिटीज हैं, ठीक है, और उसके अंदर कुछ इस तरीके से कुछ रूट्स दिए हुए हैं, और ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस टू रीच फ्रॉम लेट्स से ए टू बी वो क्या होगा, ठीक है। या फिर अगर कोई एक पर्टिकुलर रूट लिया जाता है तो दूसरा रूट से वो कितना ज्यादा डिस्टेंस होगा या कितना कम डिस्टेंस होगा। तो वैसे ही टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे काफी टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं रूट वाले क्वेश्चन के अंदर। तो एक क्वेश्चन अभी हम ट्राई करते हैं। इसके अंदर ये लिखा है कि 4 कार्स नीड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, 2 रूट्स आर अवेलेबल ए टू बी, 4 कार्स को ट्रेवल करना है एंड टू रूट्स आर अवेलेबल, वन वाया एम एंड वन वाया एन। तो या तो ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। द रोड्स फ्रॉम ए टू एम एंड एन टू बी, ए टू एम एंड एन टू बी आर बोथ शॉर्ट एंड नैरो, ठीक है, छोटी छोटी पतली पतली रोड्स हैं। तो इन ईच केस वन कार टेक 6 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस। एक केस में 6 मिनट्स लगते हैं डिस्टेंस, अगर सिंगल कार जा रही है तो 6-6 मिनट लगते हैं। एंड ईच एडिशनल कार इंक्रीजेस द ट्रेवल टाइम पर कार बाय 3 मिनट्स बिकॉज ऑफ कंजेशन। तो क्या होता है, अगर 2 कार जा रही हैं तो दोनों को ईच टाइम फॉर ईच कार वुड इंक्रीज बाय 3 मिनट्स। मतलब अगर सिंगल कार जा रही है तो उस कार को 6 मिनट्स लगेंगे, अगर 2 कार जा रही हैं तो दोनों को 9 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में ऐसा हो रहा है। On the road A to N, one car takes 20 minutes and each additional car increases the travel time by 1 minute, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे नॉर्मल सिंगल कार जाएगी तो 20 मिनट्स लगेंगे, 2 कार जाएंगी तो 21 इन केस 3 चली गई तो 3 को 22, ठीक है ना। वैसे ही फ्रॉम M to B, one car takes 20 minutes and each additional car increases the travel time per car by 0.9 minutes, ठीक है। So the police department orders each car to take a particular route in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं उन 4 कार्स को जाने के कि टोटल टाइम जो उन 4 कार्स का लग रहा हो वो मिनिमम ही लग रहा है, उससे कम नहीं लग सकता, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कार टू रिड्यूस इट्स ट्रेवल टाइम बाय नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स while the other cars are following the order, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड,
How many cars would be asked to take the route A and B, that is जो भी by the police department? A and B ये रूट फॉलो करने के लिए कितनी कार्स को बोला जाएगा? तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें इसके लिए एक टेबल बनाना है, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज के साथ। तो सारी पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? दो हमारे पास रूट्स हैं, वो दो रूट्स हैं ए एम बी या फिर ए एन बी, ठीक है, ए एन बी और ए एम बी, ये दो रूट्स हैं हमारे पास। तो दो रूट्स में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो एक कार एक रूट से भेजी जाए और तीन कार्स एक रूट से भेजी जाए, ठीक है। तो लिख देते हैं ए एम बी ए एन बी, वन कार इज सेंड थ्रू ए एम बी, थ्री थ्रू ए एन बी, या फिर 2-2 या फिर 3-1, ठीक है। ये तीन ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास तीन। अब इन पॉसिबिलिटीज को में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। अगर ए एम बी से ये ए एम बी का टाइम लिख लेते हैं, ये ए एम बी का टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ए एम बी से एक ही कार जा रही है ए एम बी, तो पहले वो ए एम से जाएगी फिर एम बी से जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा उसे? 6 मिनट ए सो एम और एम से बी में 20 मिनट्स, 26 मिनट्स। और ए एन बी से जो जा रही होंगी उनको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तीन जा रही हैं यहाँ से अब इस केस में, तो तीन कार जा रही हैं तो 20 मिनट्स इसको फर्स्ट को, फिर एक दो तीन तीन और ऐड हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 20 और एक दो तीन 22 प्लस 6, तो 6 के बाद 7 8 9, ठीक है, तो 9। ए एन बी में तीन जा रही हैं तो 20 21 22, एन बी में 6, हाँ सॉरी 22 प्लस 12 विच इज 34, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। इसी तरीके से इस केस के लिए निकालो, वो मैं 3 की जगह ना 1 ऐड कर रहा था 1 मिनट, तो क्योंकि वो 1 मिनट यहाँ पे भी लिखा हुआ था इसलिए, तो 6 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 कार्स हैं तो 12 टोटल टाइम, यहाँ पे 22 हो गया यहाँ पे। अब 2-2 का केस होता, अगर अगर दो कार्स जा रही होती तो ए एम बी में से एक तो होता 9, 6 प्लस 3 9, ठीक है, और दूसरी में से 20 और प्लस 0.9 20.9। उसी तरीके से यहाँ पे 20 प्लस 1 21 प्लस 6 प्लस 3 9। फिर यहाँ पे 3-1 वाले केस में अब तीन कार्स ए एम बी से जा रही हैं, तो यहाँ होता 12 प्लस 20 प्लस 0.9 प्लस 0.9 विच इज 21.8, और यहाँ पे ए एन बी से जाती हुई का 20 प्लस 6 विच इज 26, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट है? टेबल तो बन जाएगा ना, जब टेबल बन जाएगा
तो उसके अंदर से शॉर्टेस्ट टाइम निकाल दो किसी एक कार को कितना लगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में निकल के आएगा 26, ये वाला निकल के आएगा, ये वाला बीच वाला। तो जब शॉर्टेस्ट टाइम को कैलकुलेट कर लोगे, मतलब 2 कार्स, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कितने कार्स को बोला होगा ए एंड बी के थ्रू जाने के लिए? उन्होंने टू कार्स को बोला होगा। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है ना कि कैसे यहाँ पे बनाए टाइम? अगर नहीं है तो फिर दोबारा एक बार बनाते हैं, बता दो। ठीक है, क्लियर है फिर? बाकी सबको? ऐश्वर्या, तनिष्का, हिमानी? 4 कार्स को अगर 2 रूट्स के थ्रू पास करना है तो यही 3 पॉसिबिलिटी होंगी ना, कि एक या तो एक कार इस रूट से जाए, बाकी 3 इससे चल जाए, या फिर दो दो करके जाए, या फिर 3 कार इससे चल जाए, एक कार इससे चल जाए। या आंसर में 2+2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम इनके टोटल टाइम को, इसका टाइम प्लस इसका टाइम, हाँ, आंसर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर लोवेस्ट आएगा। तो जो लोएस्ट टाइम टेकिंग रूट्स है, या जो लोएस्ट टाइम टेकिंग कॉम्बिनेशन है, पुलिस ने वैसा ही कॉम्बिनेशन सेट किया होगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना कि पुलिस ने ऐसा सेट किया है कि कोई भी कार उससे कम टाइम नहीं ले सकती। ठीक है ना? तो टोटल टाइम जो किसी भी कार या जो बाकी सारी कार्स को लगना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो वो सिर्फ 2+2 वाले केस में निकल के आना। और कोई डाउट? क्षितिज? तनिष्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, सेकेंड क्वेश्चन वो है, इफ ऑल द कार्स फॉलो द पुलिस ऑर्डर, व्हाट इज द डिफरेंस इन ट्रेवल टाइम बिटवीन अ कार व्हिच टेक्स द रूट ए एंड बी एंड अ कार दैट टेक्स द रूट ए एंड बी? ठीक है, तो ये तो बता दोगे ना, ए एंड बी तो ले रही है, इसका तो टोटल आ रहा है
30 और ए एम बी जो ले रही है उसका टोटल आ रहा है 29.9, तो डिफरेंस इज 0.1, ठीक है ना, बिटवीन अ कार विच टेक्स रूट ए एंड बी एंड अ कार दैट टेक्स ए एंड बी, उसका डिफरेंस 0.1 का होगा, ठीक है ना, ये तो छोटा सा ही था। क्या एक मिनट देख लेते हैं इसको। A and B are timetable for each narrow and broad of the circular picture. Based on the picture to solve the following questions. How many cars will be asked to take the route A and B by the police department? नहीं लेकिन एक सेकेंड, पर कार, हाँ पर कार ही निकालना है, पर कार ही तो 2+2 में मिनिमम आएगा, पर कार तो मिनिमम 2+2 में ही आ रहा है ना। पर कार का देखना, पर कार का देखो, मैं एक बार दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। ए एम बी, ए एंड बी जो हमारे फिगर्स निकल के आए वो ऐसे है कि 26, 34, 29.9, 30 और 33.8, 26, ठीक है। तो पर कार यहाँ पे इस वाले से पहले एम भी देखते हैं सिर्फ, तो पर कार कितना है इसके अंदर, यहाँ पे पर कार 26 लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है 29.9/2, so 2.2 is the best option for choosing.
यार नीलेश, ये पर कार नहीं है, ये ओवरऑल ही हमें देखना है इसके अंदर। ये जो पर कार वाला तुम बोल रहे हो, वो वैसा नहीं है इसके अंदर। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हमारा निकला है अभी आंसर, ये हमें टोटल ही लेना है, ठीक है, पर कार नहीं लेना। हम इसलिए इसके आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं 26 + 34, ठीक है, जबकि वो ऐसे प्लस नहीं करना। ये तो ऐसे आया है कि अगर यहाँ से 1322 और 31 निकलेगा तो एक कार को 26 मिनट लगेंगे। यहाँ पे एक कार को इतना मिनट लगेगा 29.9, एक कार को 30 मिनट, एक कार को 34। तो टोटल टाइम जो निकलेगा ए एम बी और ए एम बी में, वो टोटल टाइम इसके अंदर 26 × 1 + 34 × 3 निकलेगा। इसके अंदर 29.9 × 2 + 30 × 2 निकलेगा। यहाँ पे टोटल टाइम 33.8 × 3 + 26 × 1 निकलेगा। इसीलिए 2.2 के अंदर जो टोटल टाइम आएगा वो मिनिमम आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं वहां पे ये जो वेटेड एवरेज ये वाला जो है, वो चीज को एज्यूम नहीं कर रहे हैं। हमने सीधा एक कार का प्लस एक कार का ऐड कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यही बोला था तो सही है। अब समझ आया हिमानी, आंचल? मतलब ये जहाँ जो 26 मिनट यहाँ पे लिखा है ना, ये एक कार को उस रूट के थ्रू जाने का टाइम है। ये 34 भी एक कार के जाने का टाइम है, तीन कार के जाने का टाइम नहीं है। ये सिंगल कार जब जाएगी तो उसको 34 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा चार कार्स को? एक कार 26 मिनट्स और थ्री कार्स, हाँ करेक्ट। और वैसे ही जो 2 × 2 वाला केस होगा उसके अंदर 29.9 × 2 + 30 × 2। फिर 3 × 1 वाले केस में 3 × 33.8 + 26, इस तरीके से, ठीक है। तनिष्का, सेकंड भी हो गया, ठीक है, बस टाइम डिफरेंस बता देना है। अब क्या है कि अब एक और केस ऐड हो गया इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर एक केस ऐड हो गया कि एम और एन को भी ज्वाइन कर दिया अब, जहाँ पे 7 मिनट्स लगते हैं नॉर्मली एक कार को, और हर कार के लिए 1 मिनट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अंदर कुछ नहीं हुआ, और बस यही हुआ है कि पहले ए एम बी और ए एन बी दो रूट से, अब ए एम बी ए एन बी और एक थर्ड रूट ए एम एन बी भी आ गया, ठीक है ना। तो अब इन तीन रूट्स के अंदर चार कार्स को कैसे डिवाइड करोगे? 1 to 1, 2 1 1, 1 1 2। इन तीनों केसेस के लिए कैलकुलेट कर लो टाइम। और जब तीनों केसेस के लिए कैलकुलेट कर लोगे तो नहीं, ए एन एम भी नहीं है इसके अंदर, तीन ही रूट लिखे हैं ना। ईच कार नाउ हैज 3 पॉसिबल रूट्स टू ट्रैवल, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो ए एम बी ए एन बी एंड ए एम एन बी, ठीक है ना। तो तीन कोशिश वही तीन, फिर से तीन केसेस के लिए कैलकुलेट करो और टोटल टाइम जिसमें सबसे मिनिमम आ रहा हो वो आंसर है बस। तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से।
अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारे उसमें मैंने डाला नहीं था। ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया है ये कैट 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। और इस जो मैं प्रैक्टिस असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो मैंने थर्ड पार्ट अब बोल दिया है वो इसके अंदर लिखा नहीं था और मैंने वो करने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है उसके अंदर है, वहां से प्रैक्टिस कर लेना उसको। अभी कोई भी डाउट है इस सेशन का तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है, समझ आ गया है, तो फिर एग्जिट कर दो सेशन को। इसको डाउट है सिर्फ वो रुक जाओ। तो सभी को डाउट है, पूछ लो फिर डाउट है तो। क्या डाउट है? हाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो एग्जिट कर सकते हो। गुड नाइट, बाय। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है सतिन, आगे समझ। माइक खोल सकते हो अब तो, हम दोनों ही हैं बस। हेलो। हाँ आ गया था। सही है। अभी बस एक मिनट में वो खोल लूंगा मिक्सचर कैलेंडर्स वाला ना। इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं शायद। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।